हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है, दैट इज़ उड़ान स्कीम। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम को आरसीएस के अंदर ही बोला जाता है, दैट इज़ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को बेसिकली कनेक्ट किया गया है उड़ान स्कीम के थ्रू, राइट। और जो एयर कैप्स थे, मतलब एयर फीस वगैरह होते हैं, एयर फेयर होते हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको बेसिकली कैपिंग की गई है उसकी। सो दैट इज़ वाई रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स को बोला जाता है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या है ये? सबसे पहले समझिए, एयर ऑपरेशंस को इनेबल करता है कहाँ पर? अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड रूट्स पे। मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नॉर्मली एयरप्लेन्स नहीं चलते हैं, से वहाँ पर एरोप्लेन चलाने के लिए बेसिकली इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट रीजनल ग्रोथ बैलेंस हो सके। जो भी मासे हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनके लिए फ्लाइंग जो है वो अफोर्डेबल हो सके, ये सब चीज़ें। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। 10 साल के लिए किसी पर्टिकुलर एयरलाइन को इसका वो दिया जाता है और 10 साल के लिए स्कीम वैलिड है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा जो भी पैसे वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब कंसेशंस दिए जाते हैं या फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाती है। कंसेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर 100 रुपये फी, मतलब लेट्स से फेयर है, तो एग्जांपल लेते हैं कि 50 रुपये जो है वो जो ट्रैवलर है वो खुद पे कर रहा है, तो जो 50 रुपये है वो बेसिकली गवर्नमेंट पे कर देगी। दिस इज कॉल्ड एज कंसेशंस। मतलब जो पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पर कंसेशंस मिलते हैं। सेकंड होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। मान लो एक पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करने के लिए 1000 करोड़ चाहिए और आपके पास 900 करोड़ हो गए हैं, 100 करोड़ की कमी है, तो क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू आपको वो एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है। मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है अच्छा करने का, मतलब उसको प्रमोट करने का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं जिसके कारण वो सही से कर नहीं पा रहा है, तो वो पैसे कम ना पड़े इसलिए उसको पैसे वो प्रोवाइड कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। टोटल 10 साल के लिए पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई है। आई होप आप इतना समझ गए। जस्ट रिमेंबर कि ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़, यानी कि जो गरीब सिटीज़ हैं, कंपैरेटिवली पुअरर सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। एम क्या है? सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, उड़ान स्कीम जो है 2016 में एक स्कीम आई थी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। यानी कि सिविल एविएशन मतलब कि मिलिट्री एविएशन से ऑपोजिट है, सिविल एविएशन में इसको कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली, स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत ही कम, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ मेन एम क्या होता है? इंफ्रा डेवलपमेंट। मतलब किसी भी तरीके का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो उड़ान स्कीम को और बेटर कर सकता है, उस चीज़ के लिए यहाँ पर फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। नो, जो एयर फेयर है, यानी कि जो भी पैसे वगैरह लगते हैं, दैट हैज़ बीन कैप टू ₹2500, 2500 रुपये पे उसकी कैपिंग हो गई है। कब? जब वो 500 से 600 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, मतलब 500 to 600 किलोमीटर अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आपका जो मैक्सिमम फेयर हो सकता है दैट विल बी ₹2500। इसके अलावा जो एक पर्टिकुलर एयरलाइन अगर ये डिसाइड करती है कि उनको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर इंक्लूड होना है, अगर ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, वो बेसिकली अपनी सीट्स का 50% सीट जो है उनको आरसीएफ के लिए रखना होगा, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए रखना होगा उस चीज़ को। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। 50% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व हो जाएंगी यहाँ पर आरसीएस के लिए, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए। इसके अलावा एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया जाता है, जिसका मेन नेम क्या है? देखो, कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर कुछ छोटे छोटे टैक्सेस लगाए जाते हैं, और वो टैक्स से जो पैसा आता है ना, उसको पर्टिकुलर आरसीएफ फंड के अंदर डाला जाता है। उसी फंडिंग को इस्तेमाल करके जब भी जरूरत पड़ती है तो सेल्फ फाइनेंस करती है यहाँ पर अलग अलग बॉडीज़। यानी कि उड़ान स्कीम के अंदर किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? रीजनल कनेक्टिविटी फंड के थ्रू। और ये फंड कहाँ से आता है? जो छोटे छोटे टैक्सेस लगते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट में, उसी का एक शेयर जो है वो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। नाउ अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, उन स्टेट्स के अंदर जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फ्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, फ्री फायर सर्विस, जो कंसेशनल रेट्स वगैरह जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, फ्री लैंड प्रोवाइड करेगा आरसीएस एयरपोर्ट्स के लिए, राइट। जहाँ पर भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च होने वाली है, उस पर्टिकुलर जगह के लिए एक प्रॉपर सारी के सारे लैंड वगैरह पैसे वगैरह का इस्तेमाल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। Just remember, although it is a central sector scheme, still this particular function is done by the state government. इसके अलावा सपोर्ट कितना प्रोवाइड किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मल केसेस में 80% प्रोवाइड करती है और 20% स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जस्ट रिमेंबर वंस अगेन, भले ही ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके अंदर नॉर्मली सेंटर अकेला ही काम करता है, बट स्टिल यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट 80% पे कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट 20% पे कर रहा है नॉर्मल केसेस में। और अगर वो नॉर्थ स्टेट्स है, यानी कि हिमालयन स्टेट्स है, तो ये जो है ये 90% हो जाएगा। मतलब 90% जो पैसा है वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, इसके अलावा जो रूट्स है, रूट कौन डिसाइड करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो एयरलाइन प्रोवाइडर है वो खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से रूट पे वो उड़ना चाहते हैं, मतलब कौन से रूट पे वो इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो एयरलाइन ऑपरेटर्स को खुद डिसाइड कर सकते हैं।
ये ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज एयरलाइन ऑपरेटर की भी अपनी खुद की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी खुद की कुछ देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि इस एरिया के अंदर हमारे एरोप्लेन चलते हैं, तो लेट्स से वो उसी पर्टिकुलर एरिया को वहाँ पर टारगेट करते हैं, उसी के आसपास के एरिया को। ऐसा ना हो ना कि कोई पर्टिकुलर लेट्स से मान लो कि तमिलनाडु साइड में कोई पर्टिकुलर प्लेन चलता है, मतलब नॉर्मली कोई लेट्स से एयरलाइन है जो कि इस एरिया में ऑपरेट करती है, और उसको हम बोलते हैं कि जाके अब आप जाकर पंजाब में या फिर राजस्थान में जाकर ऑपरेट करो, सो दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर हिम, बिकॉज वो जाकर वहाँ पर पूरा का पूरा पहले एयरपोर्ट के ऊपर लीज लेगा, खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, उससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है कि जहाँ पर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है वहीं पर उसको काम करने दो। दैट इज़ वाई ये काम एयरलाइन ऑपरेटर को खुद ही चूज़ करने को बोला गया है। ठीक है, उड़ान के अंदर टोटल 3 डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया है ओवर टाइम। पहला है लाइफलाइन उड़ान। जब कोविड-19 आया था तो आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का जाना बिल्कुल बंद हो गया था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद हो गया था, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस लाइफलाइन उड़ान स्कीम। ये स्कीम लॉन्च किया गया था। स्कीम के तहत ये बोला जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम की स्कीम का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड है कृषि उड़ान। यहाँ पे फार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मर्स को बेसिकली अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो भी सीड्स चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए जो दूर से चाहिए होती है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कृषि स्कीम के थ्रू, कृषि उड़ान के थ्रू। तीसरा है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। यहाँ पर मेन एम क्या है? मेन एम यह है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इंडिया को बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, और द बेटर द कनेक्टिविटी उतने अच्छे तरीके से इस स्कीम लॉन्च हो सकती है यहाँ पर। सो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर स्कीम आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।